Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to your channel, The Anatomy Canvas. Today in Embryology Foundation Module Lecture 9, we are going to study the second week of the development. सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है हमारे पास फर्स्ट वीक में, और ये इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है बाय द एंड ऑफ द सेकेंड वीक. अब सेकेंड वीक में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं कि सेकेंड वीक में हमारे पास इनर सेल मैस और एम्ब्रियोब्लास्ट बनता है. ठीक है, ये हमारे पास आप इधर डायग्राम में देखें, ये आपको इनर सेल मैस या एम्ब्रियोब्लास्ट नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ ये हमारे पास आउटर सेल मैस बनता है जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. अब यहाँ आप इस डायग्राम पे देखो कि ये हमारे पास जो ब्लास्टोसिस्ट है, इस स्टेज पर ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो चुकी हुई है, जिसमें ये आपको ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी नज़र आ रही है. यहाँ इस स्टेज में आपको जो फर्दर चेंजेस नज़र आ रही हैं कि एपीब्लास्ट के अंदर छोटी सी कैविटीज़ अपीयर होना शुरू हो जाती हैं. इस कैविटी को हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं. इस एमनियोटिक कैविटी को एपीब्लास्ट लाइन करते हैं, और एपीब्लास्ट की ये वाली सरफेस जो है, जो इस एमनियोटिक कैविटी को लाइन कर रही है, इसको हम एमनियोब्लास्ट कहते हैं. फर्दर आप यहाँ पे देखें कि ट्रोफोब्लास्ट में जो चेंजेस आ रही हैं, ट्रोफोब्लास्ट फर्दर अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं इनटू टू लेयर्स. एक लेयर वो होती है जो बहुत हाईली सेलुलर होती है, इस हाईली सेलुलर लेयर को हम साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. और इसके कंपैरिजन में जो आउटर लेयर है, इसको हम सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं. इट इज़ मोर इन्वेजिव इन नेचर, और यहाँ आप देखें कि ये फर्दर इसकी इन्वेजन होती जा रही है, इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो रही है, और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट फर्दर वेट कर रहे हैं. आउटर जो ये एरिया नजर आ रहा है आपको, ये सारा एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, और इसके अंदर ये आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं. अब बच्चों सेकेंड वीक में जो पहला इवेंट हो रहा है हमारे पास कि इनर सेल मैस अपने आप को डिफ्रेंशिएट करता है टू लेयर्स में. एक लेयर वो है जो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी को फेस करती है, ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी, और फर्स्ट लेयर जो है इस ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी को फेस कर रही है. इस लेयर को जो ये आपको नजर आ रही है, इसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं. इसके ऊपर जो ये लेयर आपको नजर आ रही है, इसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं. इस एपीब्लास्ट में ये छोटी सी कैविटी जो है आपको नजर आ रही है, ये जो इधर अंदर नजर आ रही है, ये छोटी छोटी कैविटीज जब बनना शुरू करती हैं और ये कैविटीज आपस में फ्यूज कर जाती हैं, तो ये यहाँ पे हमारे पास एमनियोटिक कैविटीज बन जाती हैं. यानी इस स्टेज पर जो हमारी एम्ब्रियोनिक डिस्क है, ये डिस्क हमारे पास दो लेयर से बनी हुई है. एक नीचे वाली लेयर है जो ब्लास्टोसिस्ट की कैविटी को फेस कर रही है, जिसको हम हाइपोब्लास्ट कहते हैं. एक ऊपर की लेयर है जिसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं. और इस स्टेज पर हमारे पास दो कैविटीज हैं. एक ये कैविटी है जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते हैं, और इस स्टेज पर हम इसका नाम एक्सोसिलोमिक कैविटी रख देते हैं, जिसको हम लेटर ऑन प्राइमरी अम्बिलाइकल वेसिकल भी कहेंगे. इसके साथ जो दूसरी कैविटी यहाँ पे बनी हुई है जो एपीब्लास्ट में डेवलप कर रही है, तो ये हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है. अच्छा, यहाँ एक और इवेंट जो आपको नजर आ रहा है कि फर्दर डीपली एम्बेड हो चुका है ये पूरा का पूरा ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम के अंदर, और जो सरफेस डिफेक्ट है यहाँ पे फिब्रिन कोएगुलम बना हुआ है. ये सरफेस डिफेक्ट इनिशियली फिब्रिन कोएगुलम से क्लोज हो रहा है. यहाँ आप फर्दर देखें कि साइटोट्रोफोब्लास्ट की डेवलपमेंट भी हो रही है और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की डेवलपमेंट भी हो रही है. अब डे 8 पे मजीद क्या हो रहा है? डे 8 के ऊपर अब ये वही हमारे पास प्रीवियस डायग्राम है. इसमें आप देखो साइटोट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में डिवाइड हो चुका है, ट्रोफोब्लास्ट दो में डिवाइड हो गया हुआ है. एक साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है, एक सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है. ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर होती है, ये बहुत ज़्यादा माइटोटिकली एक्टिव होती है, रैपिडली डिवाइड करती है माइटोटिकली. बहुत माइटोटिक फिगर्स आपको इस एरिया में नजर आते हैं, और यहाँ पे सेल्स जब डिवाइड करते हैं, ये फिर यहाँ से माइग्रेट करके सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में चले जाते हैं. जब ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में आते हैं, फिर ये अपनी सेलुलर बाउंड्रीज खो देते हैं, और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट आपको ऐसे नजर आती है जैसे लेक ऑफ न्यूक्लियाई या सिंसिशियम की तरह जिसमें न्यूक्लियाई पड़े.
यहाँ इस डायग्राम में एक और चीज़ भी आप नोट करेंगे कि ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जितनी भी चेंजेस हो रही हैं वो इस पोल पर हो रही हैं। इस पोल के ऊपर ज़्यादातर ट्रोफोब्लास्ट जो है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट ही है। इस पोल को हम एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं और इस पोल को हम एम्ब्रियोनिक पोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास जर्म डिस्क बनी हुई है और जर्म डिस्क यहाँ पर हमारे पास अगेन आप देखें 2 लेयर्स की हैं, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। इसको हम बाइलेमिनर जर्म डिस्क कहते हैं। और ये सिर्फ अब यहाँ पे फर्दर जो चेंजेस आ रही हैं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट बहुत ज़्यादा इन्वेजिव नेचर का है, ये इन्वेट करता है और इस सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर छोटे छोटे से लेक्यूनी अपीयर होना शुरू करते हैं। जब ये लेक्यूनी सिंसेशियो, यहाँ आप देखें ये आपको लेक्यूनी नज़र आ रहे हैं, मैं आप इसको मार्क करके बताती हूँ। ये आप देखें, ये आपको इसमें लेक्यूनी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एक नज़र आ रहा है, ये दूसरा लेक्यूनी नज़र आ रहा है। तो ये लेक्यूनी जब इसके अंदर बन रहे हैं, ये लेक्यूनी जब इरोड करेंगे और ये मैटरनल ब्लड वेसल्स के साथ कांटेक्ट में आएंगे तो मैटरनल ब्लड जो है वो इन लेक्यूनी के अंदर एंटर होगा। स्टिल डे 8 के ऊपर जो हमारे पास इवेंट हो रहा है वो लेक्यूनीज की डेवलपमेंट हो रही है और लेक्यूनीज जब डेवलपमेंट हो रहे हैं तो इस स्टेज को हम लेक्यूनर स्टेज भी कहते हैं। अब यहाँ फर्दर देखें डे 8 की फर्दर डेवलपमेंट। अब ये छोटे छोटे आपको सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट में लेक्यूनीज नज़र आ रहे हैं, ये आपको मैटरनल ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं और ये आपको एंडोमेट्रियल के ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं। जब ये सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट इरोड करता है तो ये न सिर्फ मैटरनल ब्लड वेसल्स को इरोड करता है बल्कि उसके साथ साथ ये ग्लैंड्स को भी इरोड करता है। जब ये ग्लैंड्स को इरोड करता है तो इसके रिजल्ट में ग्लैंड से जो भी न्यूट्रिटिव मटीरियल है वो सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट को ट्रांसफर हो जाता है और वो इनिशियल एम्ब्रियो की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसको फुलफिल करने में हेल्प करता है। इसी तरह से जब ये मैटरनल ब्लड वेसल्स को इरोड करेगा तो मैटरनल ब्लड वेसल्स में से ब्लड एंटर होगा इन लेक्यूनी में और इनिशियल या प्रिमिटिव या प्राइमोडियल सर्कुलेशन का स्टार्ट होएगा। यहाँ आप एक और चीज़ नोट करो, एमनियोटिक कैविटी भी बन चुकी हुई है। एपीब्लास्ट की वो लेयर जो एमनियोटिक कैविटी को इस साइड पे फेस करी है इसको हम एमनियोब्लास्ट कहते हैं और इस साइड पे जो है वो एपीब्लास्ट है। एपीब्लास्ट के नीचे आपको यहाँ पे हमारे पास हाइपोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं। यहाँ आप एक और चीज़ नोट करो कि अब ये जो कैविटी है जिसको इनिशियली हम ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहते थे, अब हम इसको एक्सोसिलोमिक कैविटी कहते हैं और इस एक्सोसिलोमिक कैविटी के ऊपर जो हाइपोब्लास्ट सेल्स है वहाँ से एक सेल्स की लेयर माइग्रेट करती है जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की इनर लाइनिंग, इनर साइड को लाइन करती है इस पूरी कैविटी को। इसको हम एक्सोसिलोमिक और हाउसेस मेम्ब्रेन कहते हैं और इस स्टेज पर ये कैविटी हमारे पास एक्सोसिलोमिक कैविटी बन जाती है। तो क्या क्या इवेंट्स हो गए हमारे पास डे 8 कर आते होते कि लेक्यूनीज बन चुके हुए हैं, मैटरनल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो है इसको इरोड कर रहे हैं, मैटरनल एंड ब्लड वेसल्स को सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट इरोड कर रहा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट में माइटोटिक फिगर्स हैं, बाइलेमिनर जर्म डिस्क बन चुकी हुई है, एमनियोटिक कैविटी बन गई है और ये हमारे पास एक्सोसिलोमिक और हाउसेस मेम्ब्रेन बनी है और उसके साथ साथ एक्सोसिलोमिक कैविटी बनती है। एट द सेम टाइम डिसिडुअल रिएक्शन भी होता है। सो डिसिडुअल रिएक्शन क्या होता है कि इसमें आप देखें ये आपको फर्दर सारी वही चेंजेस नज़र आ रही हैं कि ये डीपली एम्बेडेड हो चुका हुआ है, फिब्रिन कोआगुलम नज़र आ रहा है, ये वैक्यूल्स जो हमने बनाए थे अब आप देखें इस डायग्राम में डे 9 के ऊपर इन वैक्यूल्स का कनेक्शन हो चुका है मैटरनल ब्लड वेसल्स के साथ और इन वैक्यूल्स का कनेक्शन हो चुका हुआ है यूट्राइन ग्लैंड्स के साथ। जब डिसिडुअल रिएक्शन होता है तो ये यूट्राइन ग्लैंड अपने अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड्स को इक्यूमुलेट कर लेते हैं और ये लिपिड्स और ग्लाइकोजन जो है जब ये सिंसेशियो ट्रोफोब्लास्ट इसको इन्वेट करती है तो ये लिपिड और ग्लाइकोजन लोडेड सेल्स जो हैं ये इनिशियली इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सिमिलरली जब ये ब्लड वेसल्स को इरोड कर रहा है तो मैटरनल ब्लड एंटर होना शुरू हो जाता है और इनिशियल या प्राइमोडियल ब्लड सर्कुलेशन बनना शुरू कर देती है। एक और इवेंट जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो पर्पल कलर की लेयर नज़र आ रही है
इसको मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ। ये जो हमारे पास पर्पल एरिया नज़र आ रहा है, ये एक और हमारे पास कैविटी, एक और लेयर बन जाती है जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं। ये लेयर अपीयर होती है साइटोट्रोफोब्लास्ट की अंदर की तरफ, और ये आपको जो हॉजर्स मेम्ब्रेन नज़र आ रही थी, या जो आप जिसको आप एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, इस मेम्ब्रेन को हम हॉजर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। इस हॉजर मेम्ब्रेन और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में ये एक और सेलुलर लेयर अपीयर हुई है जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं। इस स्टेज पर ये हमारे पास अब एक्सोसिलोमिक कैविटी भी प्रेजेंट है, और इस एक्सोसिलोमिक कैविटी का दूसरा नाम जो है दैट इज प्रिमिटिव यॉर्क सैक। इसी एक्सोसिलोमिक कैविटी को हम प्राइमरी अम्बलाइकल वेसिकल कहते हैं। सो हम जब डे 9 को समराइज करेंगे तो डे 9 के ऊपर हमारे पास प्राइमरी अम्बलाइकल वेसिकल बन चुकी है। डे 9 के ऊपर प्रिमिटिव यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। डेसिडुअल रिएक्शन के रिजल्ट में इनिशियल इसकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है। फिब्रिन कोगुलम ज़्यादा बनना शुरू हो चुका हुआ है, सरफेस डिफेक्ट हील होने लगा है, और ज़्यादा डीपली ये एम्बेड हो चुका है। अब फर्दर डेवलपमेंट डे 9 पे वही सारी बातें जो अभी मैंने आपको बताई, इसी डायग्राम से दोबारा देखो। बाइलेमिनर जम डिस्क है, नीचे वाली लेयर हाइपोब्लास्ट है, ऊपर की लेयर एपीब्लास्ट है। इस स्टेज पर दो कैविटीज हैं, दिस इज प्राइमरी अम्बलाइकल वेसिकल और प्रिमिटिव यॉर्क सैक। इसको हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। ये हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है जिसके सेलुलर कॉलम्स नजर आ रहे हैं, और उसके बाद ये सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है जिसमें आपको लेक्यूनी नजर आ रहे हैं, और ये मिटरनल ब्लड वेसल्स हैं जिसके अंदर ब्लड नजर आ रहा है, और ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं। ठीक है, यहाँ भी आपको एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स नजर आ रही है, ये सरफेस एंडोमेट्रियम नजर आ रही है। अब आगे हम चलते हैं और हम देखते हैं कि डे 9 एंड 10 के बाद 11 और 12 पे फर्दर क्या क्या चेंजेस हुई। ठीक है, सो न्यू पॉपुलेशन ऑफ सेल्स जो अपीयर हुई, जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारी इस एरिया में आई, और ये एक्सोसिलोमिक कैविटी के बाहर और साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल्स के दरमियान में आके इस सारे एरिया में इसने एक लेयर बनाई जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कहते हैं। फर्दर क्या होता है कि इसी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर छोटी छोटी सी कैविटीज अपीयर होना शुरू होती हैं। जब ये कैविटीज अपीयर होने लगती हैं तो लेटर ऑन जब ये कैविटीज फ्यूज करेंगी तो एक लार्जर सी, एक बड़ी सी कैविटी इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म में बन जाएगी जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक और कोरियोनिक कैविटी कहेंगे। यहाँ पे आप और देखें कि मिटरनल ब्लड वेसल्स और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट का कांटेक्ट ज़्यादा हो गया हुआ है और ज़्यादा ब्लड एंटर होना शुरू हो चुका है। ठीक है, ये सारी स्पेसिस में आपको ब्लड नज़र आ रहा है, और इस ब्लड के रिजल्ट में जितने भी प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो सारे अब इस डिवेलपिंग एम्ब्रियो को बाय डिफ्यूजन आ रहे हैं, और जितने भी इसके प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन है वो यहाँ से जाएंगे। सो इस पूरे इवेंट में हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म बनी, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक या कोरियोनिक कैविटी बनी, और इस कोरियोनिक कैविटी के रिजल्ट में जब ये कैविटी बनेगी तो ये इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को दो में डिवाइड कर देगी। वो वाली लेयर जो साइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ होगी उसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सोमेटिक मीजोडर्म कहेंगे। वो इसके साथ साथ साइटोट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ एमनियोब्लास्ट की साइट को भी कवर करेगी। और जो दूसरी लेयर है जो हमारे पास प्राइमरी अम्बलाइकल वेसिकल या प्रिमिटिव यॉर्क सैक की तरफ होगी, इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्प्लैंक्निक मीजोडर्म कहेंगे। सो यहाँ हम देखें अब यह वैक्यूल्स बन चुके हुए हैं, सिंसिशियम में वैक्यूल्स फ्यूज हो चुके हैं, प्राइमोर्डियल यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन बनी हुई है सारी की सारी, और ट्रोफोब्लास्ट की फर्दर डेवलपमेंट आगे को प्रोग्रेस कर रही है। ये हमारे पास जो है फोटोग्राफ है डे 12 के ऊपर जो एंडोमीट्रियल साइड से ली गई है, मिटरनल एंडोमीट्रियल साइड पे, और इसमें आप देखें जो ब्लास्टोसिस्ट है वो उसकी इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो चुकी हुई है, और वो थोड़ी बहुत प्रोट्रूजन क्रिएट कर रहा है एंडोमीट्रियल कैविटी के अंदर।
यहाँ आप देखें ये थोड़ा सा हिस्टोलॉजिकल सेक्शन नजर आ रहा है, ये ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। सिमिलरली आप यहाँ देखें ये हमारे पास मिटरनल एंडोमीट्रियम है और ये उसकी डिफरेंट लेयर है। इस लेयर को हम कॉम्पैक्ट लेयर कहते हैं, इसको हम स्पॉन्जी लेयर कहते हैं। बहुत ज़्यादा आपको सेक्यूलेटेड टॉर्चुअस ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं, विच इनके सेल्स जो हैं वो लोडेड हैं ग्लाइकोजन और लिपिड्स के साथ। यहाँ हाई पावर पे आपको यही एरिया जो है इसको हायर मैग्निफिकेशन पे दिखाया हुआ है, जिसमें आपको बाइलैमिनर जर्म डिस्क नज़र आ रही है, जिसमें आपको एमनियोटिक कैविटी नज़र आ रही है, इसमें आपको प्राइमरी अम्बिलिकल वेसिकल नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म नज़र आ रही है और इस मीजोडर्म के अंदर जो कैविटी बन रही है दैट इज़ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, जिसको हम कोरियोनिक कैविटी भी कहते हैं। फर्दर आप देखें डिसिडुअल रिएक्शन क्या है। ठीक है, इतनी देर से मैं आपको डिसिडुअल रिएक्शन बता रही हूँ, तो आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि डिसिडुअल रिएक्शन होता क्या है। सो डिसिडुअल रिएक्शन क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स जो हैं इस सारे एंडोमीट्रियम के प्लस इसके जो ग्लैंड्स हैं ये सारे के सारे अपने अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड्स को अपने साइटोप्लाज्म में एक्यूमुलेट करके स्वेल कर जाते हैं। इन सेल्स को हम डिसिडुअल सेल्स कहते हैं। प्लस ये जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है ये एडिमेटस हो जाता है। एट द सेम टाइम ब्लड वेसल्स भी ग्रो करती हैं, ये भी टार्चुअस हो जाती हैं, ग्लैंड्स भी टार्चुअस हो जाते हैं। इन सारी बातों का मकसद क्या है कि ये जो एंडोमीट्रियम है ये अब प्रिपेयर हुई हुई है, फुली प्रिपेयर्ड है कि इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव सपोर्ट कर सके। ठीक है, इसको न्यूट्रिशन भी देती है, इसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। सो डे 13 के इवेंट्स क्या है जिसके बाद हमारा सेकेंड वीक कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 13 पे सबसे पहले आप देखें प्राइमरी विलाई बनेंगे। सो प्राइमरी विलाई क्या होते हैं कि साइटोट्रोफोब्लास्ट के कार्ड्स विच आर कवर्ड बाय सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये मैं आपको डिटेल अभी कराती हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ आप देखें another important event in this slide is that the secondary yolk sac now starts to develop. प्राइमरी यॉर्क सैक जो थी या प्रिमिटिव एम्बलाइकल वेसिकल थी वो पिंच ऑफ होना शुरू हो जाती है और उसकी छोटे छोटे आपको रेमिनेंट्स नजर आते हैं जो कोरियोनिक कैविटी में पड़े हैं। एक हाइपोब्लास्ट की तरफ से एक और सेलुलर लेयर डेवलप कर जाती है इसके अंदर की तरफ और यहाँ सेकेंडरी यॉर्क सैक बनती है। इस सेकेंडरी यॉर्क सैक को हम डेफिनेटिव अम्बलाइकल वेसिकल भी कहते हैं और इसके रिजल्ट में प्राइमरी अम्बलाइकल वेसिकल खत्म हो गई है। अच्छा, इस एक डायग्राम में आप फर्दर नोट करें कि जब हमने ये वीक स्टार्ट किया था तो हमारे पास दो कैविटीज बनी हुई थी। एक हमारे पास एक्सोसिलोमिक कैविटी थी, एक एमनियोटिक। अब जब हम ये वीक एंड कर रहे हैं तो हमारे पास तीन कैविटीज बनी हुई हैं। एक हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है, एंड ऑफ सेकेंड वीक पे हमारे पास डेफिनेटिव अम्बलाइकल वेसिकल जिसको हम सेकेंडरी यॉर्क सैक कहते हैं वो है, और एक थर्ड कैविटी भी पड़ी हुई है। ये थर्ड कैविटी हमारे पास कोरियोनिक कैविटी है जिसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहते हैं। और इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम ने इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म को दो में डिवाइड कर दिया है। जो लेयर साइटोट्रोफोब्लास्ट को कवर कर रही है ये हमारे पास सोमैटिक लेयर है। जो लेयर हमारे पास एम्बलाइकल वेसिकल को लाइन करती है इसको हम स्प्लैंक्निक लेयर कहते हैं। इस एक और चीज़ भी आप इस चीज़ में इस डायग्राम में याद रखो कि ये कोरियोनिक कैविटी चारों तरफ से इसको कवर करती है एक्सेप्ट इन द रीजन ऑफ द कनेक्टिंग स्टॉक। सो कनेक्टिंग स्टॉक कहाँ बनेगा वो हम थर्ड वीक में देखेंगे। एक और इवेंट जो इस सारी उसमें हो रहा है दैट इज प्रीकार्डल प्लेट। प्रीकार्डल प्लेट क्या है कि एक कार्नर के ऊपर हाइपोब्लास्ट के सेल्स जो हैं वो टॉल कलमनर हो जाते हैं, वो अपने करेक्टर चेंज कर देते हैं और इस जगह पे हम इसको प्रीकार्डल प्लेट कहते हैं। कुछ बुक्स में इसको प्रोकार्डल प्लेट भी कहते हैं। ये प्रीकार्डल प्लेट बनने के बाद क्रेनियल एक्सेस डेवलप हो जाते हैं। इसका मतलब है जिस एरिया में प्रीकार्डल प्लेट बनेगी ये अब इस एम्ब्रियोनिक डिस्क का क्रेनियल एंड है। ठीक, तो ये आप देखिए ये इस एरिया में जहां मैं आपको ये पेन से लाइन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये एरिया वो एरिया है जहां पे हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक बना हुआ है और इस एरिया को छोड़ के बाकी इस सारे एरिया में हमारे पास अब कोरियोनिक कैविटी है। इसकी एग्जाम्पल ऐसे दी जाती है जैसे एक बड़ा बैलून है। ठीक है, ये हमारे पास एक बड़ा बैलून है और इस बैलून के अंदर दो छोटे बैलून्स जो हैं
कंप्रेस्ड है और वो अपने स्टॉक के साथ लटक रहे हैं। सो बड़ा बैलून जो है हमारे पास ये कोरियोनिक कैविटी है। जो दो छोटे बैलून्स आपको नजर आ रहे हैं, एक छोटा बैलून हमारे पास एमनियोटिक कैविटी है, दूसरा छोटा बैलून जो है हमारे पास डेफिनेटिव अम्बिलिकल वेसिकल है। और जिस धागे से ये लटक रहे हैं ये धागा हमारे पास कनेक्टिंग स्टॉक है। सो इस सारी एंड ऑफ थर्ड वीक पे आपके सारे इवेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। प्राइमरी विलस बन चुका हुआ है, प्रिमिटिव या प्राइमोर्डियल यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखिए एंडोमेट्रियम रीग्रो कर चुकी है, अब फिब्रिन कोआगुलम भी नहीं है, एंडोमेट्रियम रीग्रो करके भी है। सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट पूरा इन्वेट कर चुकी हुई है, ये डीपली एम्बेडेड हो चुका हुआ है और ये 3 कैविटीज बन चुकी हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या क्या डेरिवेटिव्स हैं जो एपीब्लास्ट से और हाइपोब्लास्ट से बनते हैं। सो एपीब्लास्ट से हमारे पास एक्टोडर्म ऑफ एमनियन बनी है, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म बनेगी और इससे नेक्स्ट वीक में जब हम करेंगे इसकी डेवलपमेंट तो ये प्रीमेटिव स्ट्रीक बनाएगा। सो प्रीमेटिव स्ट्रीक बनने के बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, नोटोकार्डल प्रोसेस एंड एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म बनेंगे। ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम थर्ड वीक को स्टडी करेंगे। यहाँ पे आप हाइपोब्लास्ट से देखिए, हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म बनाती है अम्बिलिकल वेसिकल की, जो कंट्रीब्यूट करती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के ऊपर। ये आपको एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट नजर आ रहे हैं और ये आपको प्रीकार्डल प्लेट नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और हाँ, एक पॉइंट जो आपके पास रह गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, जो आपने रूटीन में बहुत सारे लोगों से सुना होगा प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में। सो दिस हार्मोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट and enters the maternal blood while lacunae in the syncytial trophoblast. Highly sensitive radioimmunoassays are available for detecting HCG and pregnancy and form basis for the pregnancy test. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी याद कर लो कि HCG जो है बहुत डिटेक्ट हो सकता है इनटू दी ब्लड से भी हम कर सकते हैं और यूरिन से भी कर सकते हैं। ब्लड से करने में थोड़ा अर्ली स्टेज पर हो जाता है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है, इजी नहीं है। और जब हम यूरिन से करते हैं थोड़ा सा 3-4 डेज लेटर है लेकिन बहुत इजी टेस्ट है, ओपीडी प्रोसीजर है। यूजुअली फीमेल पेशेंट्स HCG स्टिक लेके घर में भी कर सकते हैं। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि हम सेकेंड वीक के एंड के ऊपर पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आता है। फर्स्ट MCQ, सेकेंड MCQ के टेस्ट पॉजिटिव क्यों आता है? बिकॉज ऑफ इनफ अमाउंट्स ऑफ HCG। सेकेंड MCQ एंड थर्ड MCQ क्या हो गया कि ये कहाँ से सीक्रेट हो रहा है? फ्रॉम दी सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट। एंड फोर्थ MCQ इवन आपका बन सकता है कि ये सिंसिशियल ट्रोफोब्लास्ट मैटरनल ब्लड में कहाँ से आ गया, एंटर हो, ये HCG मैटरनल ब्लड में कैसे आ गया? ये एंटर होगा लेक्यूनी से, जहाँ पे प्राइमोर्डियल यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन अब सेकेंड वीक में डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो ये आपका MCQ के लिहाज से इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पे हम अपनी स्लाइड को, अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। हमारे रेफरेंसेस हैं जी लैंगमैन मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी एंड द डेवलपिंग ह्यूमन बाय कीथ एल मूर। Thank you very much for your attention for today's class. Allah Hafiz.